नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 24 घंटे में 6 आतंकियों का सफाया। 5 जवानों की शहादत के बाद एक्शन में आ गई है सेना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। बीते 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को मार गिराया है, और इनमें से कुछ आतंकी हाल ही में हुई आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 30 घंटे में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। सोमवार सुबह हुए इनकाउंटर में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान भी घायल हो गए हैं। अभी तक आतंकी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। दोस्तों करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक का आ गया है वक्त? 5 जवानों की शहादत पर गुस्से में देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर में पूंछ के 5 जवानों की शहादत के बाद देश के हर नागरिक का खून खौल गया है। देश एक सुर में बदले की बात करने लगा है। धैर्य और संयम की सभी सीमाएं टूट चुकी है। कब तक हम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद झेलते रहेंगे? कब तक मासूमों की जानें जाती रहेंगी? कश्मीर में और कितना खून बहेगा? माएँ कब तक अपने लालों की शहादतें देती रहेंगी? पूरा देश आज ये सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या भारत आतंकियों के आका पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी सहित 5 सैन्य कर्मी शहीद हो गए हैं। इन सूरवीरों में नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, सरज सिंह और वैशाख एच शामिल हैं। वैशाख केरल के रहने वाले थे, वहीं बाकी 4 सूरवीरों का जन्म पंजाब की मिट्टी में हुआ था। कश्मीर में पिछले करीब 1 महीने से शांति भंग है। लगातार निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। केंद्र शासित राज्य में चुन चुन कर सिखों, कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों की हत्या की गई है, और नाम पूछ पूछ कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बाद अब पूरा देश में ये गुस्सा फैल गया है और बदले की मांग उठ रही है, और सेना हरकत में आ गई है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कार्रवाई कर रही है। कई सारे आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और ताइवान का टकराव, शुरू हो सकता है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चीन और ताइवान का टकराव फिर सतह पर आ चुका है। 40 साल में दोनों देशों के बीच सबसे बुरी स्थिति बताई जा रही है इसको, और एक और चीन का कहना है कि वो हर हाल में ताइवान को अपने नियंत्रण में लाकर रहेगा, तो दूसरी ओर ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने खुले शब्दों में कहा है कि ताइवान का भविष्य चीन नहीं तय कर सकता। चीन का मानना है कि ताइवान उसका ही एक छिटका हुआ प्रांत है जो कभी न कभी फिर मिल जाएगा। वहीं ताइवान के ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं मानते। भले ही आधिकारिक रूप से आज़ादी का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन वो स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक मानते हैं। चीन और ताइवान के साथ का इतिहास पुराना है। वर्ष 239 में चीन के एक सम्राट ने ताइवान में अपने सैनिक भेजे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली को दहलाने की फिराक में था पाकिस्तानी आतंकी AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ हो गया है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी राजधानी को दहलाने की फिराक में था। आतंकी के पास से स्पेशल सेल ने AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर हमले के लिए तैयार किया था। आतंकी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि सोमवार रात 9:20 पर मोहम्मद अशरफ उर्फ अली नाम के एक पाकिस्तानी शख्स को दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले के रहने वाला है, और मोहम्मद अशरफ भारतीय नागरिक बनकर यहाँ
वहां रह रहा था। इसके लिए उसने मोहम्मद नूरी नाम से अपना फर्जी नाम भी रख लिया था और फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा लिया था। वो दिल्ली के शास्त्री नगर में आराम पार्क इलाके में एक घर में रह रहा था। भारतीय आईडी कार्ड बनाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। सूत्रों से पता चला है कि ये आतंकी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आया था और इसे आईएसआई ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल इसको कराया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर सेना प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका पहुंचेंगे। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए सेना प्रमुख आज से 5 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे और इस दौरान वो श्रीलंका के शीर्ष राजनेता और सैन्य नेतृत्व से भी मिलेंगे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका के अपने समकक्ष जनरल शावेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचेंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने सोमवार को ये जानकारी दी और अपनी यात्रा में जनरल नरवणे के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात करने के आसार हैं। बता दें कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी, ब्रिटिश पीएम ने की है पीएम मोदी से बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बन रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को बातचीत की है। फोन पर हुई इस बातचीत में भारत ब्रिटेन व्यापार, रक्षा वार्ता की समीक्षा और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ तालिबान पर भी चर्चा हुई है। बता दें कि तालिबान को अब तक मान्यता नहीं मिली है और भारत और ब्रिटेन भी पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि यूके के भारतीय टीके को प्रमाणित करने के कदम का दोनों पक्षों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सतर्कतापूर्वक तरीके से शुरू करने के महत्व पर चर्चा की है। गौरतलब है कि वे लोग जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उन्हें सोमवार से ब्रिटेन की यात्रा पर जाने पर 10 दिन तक क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। वहीं आपको बता दें डाउनिंग स्ट्रीट ने प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिटेन का भारतीय टीके को प्रमाणित करना इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका नेवी सील से कम नहीं है हमारे मार्कोस, बंगाल की खाड़ी में दिखेगा इंडियन नेवी का दम। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ये युद्धाभ्यास 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें इंडियन नेवी, जापान की जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका की नेवी शामिल है और इसमें चारों देशों की नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों के कई युद्धपोत एवं अन्य पोत कई मुश्किल ड्रिल्स करेंगे। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 1992 में हिंदी महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। जापान 2015 में अभ्यास का स्थायी सदस्य बना और इसके बाद भारत के निमंत्रण के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लिया था और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की क्षमता भी दिखेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का गेम प्लान, सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और राम मंदिर को बनाया गया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीने दूर है। ऐसे में बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर मैराथन मीटिंग की है। 7 घंटे तक चली मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। राम मंदिर पर विस्तार से चर्चा हुई है और इसके साथ पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कैसे भुनाई जाए इस पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी का चुनाव प्रचार इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहेगा। इसके साथ ही बीजेपी ने अगले 100 दिनों में समाज के सभी वर्गों, जातियों और समूहों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए
पहुंचने की योजना बनाई है। इसके लिए अगले 100 दिनों में लगभग 100 कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश को लेकर हुई बड़ी बैठक आधी रात तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। लगभग 7 घंटे तक चली बैठक में चुनावी प्रचार की पूरी रूपरेखा पर चर्चा हुई। भाजपा के एक नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाया जाए। भाजपा के कोर एजेंडे राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। इसे भाजपा की बड़ी उपलब्धि मानते हुए ये तय किया गया है कि मतदाताओं को इससे जुड़ी सारी जानकारियां बताई जाएंगी। राज्य में चुनावी प्रचार को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। इसमें सरकार की उपलब्धियां और चुनावी मुद्दों से जुड़े अलग अलग एंगल के विज्ञापनों को भी दिखाया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के हर गाँव में पहुंचेगा इंटरनेट, तैयार हो गई है हाई स्पीड इंटरनेट की नई दुनिया। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के लॉन्च होने के साथ वैश्विक और स्थानीय निजी क्षेत्र की आंतरिक कंपनियां अमेरिका की तर्ज पर भारत में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क में सुधार होगा। अंतरिक्ष उपग्रह संचार के साथ हाई स्पीड इंटरनेट की एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। ISPA इंडस्ट्रीज, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, भारतीय एयरटेल, वनवेव, टाटा ग्रुप की नेल्को, लेसन एंड ट्रूबो, मैप माई इंडिया। अब कश्मीरी पंडितों के कैंप में हाई अलर्ट, सेना का ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के टारगेट क्लियरिंग के बाद दहशत का माहौल है और ऐसे में सुरक्षा बलों ने एक्शन तेज कर दिया है। कम से कम 570 लोगों को हिरासत में लिया गया और जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कश्मीरी पंडितों के रिफ्यूजी कैंप्स और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने महज कुछ ही घंटों में 7 आम नागरिकों को मार डाला था। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के नगरोटा शरणार्थी शिविर में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है और इसके नगरोटा और जगटी में कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी शिविरों में और उसके आसपास हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद सुरक्षा बल काफ़ी सक्रिय हो गए और किसी भी अनहोनी को दूर करने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों के खिलाफ ताज़ा अभियान शुरू होने की संभावना है। यूँ तो आतंकवादियों के खिलाफ नियमित अभियान कोविड-19 की लहर के दौरान भी जारी रहा, लेकिन अब निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वालों के खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू करने की उम्मीद है। और इस साल कश्मीर में कम से कम 25 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें से 2 कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं और अब इसका जवाब देने के लिए तैयार है देश की सेना। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में सोमवार को मुठभेड़ में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 4 जवान और एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शामिल हैं। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद तड़के सुरनकोट में DKG के नज़दीक एक गांव में अभियान शुरू किया गया। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी क्योंकि माना जा रहा है कि वहां 3 से 4 आतंकवादी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को घेरा। पिछले 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ने के बाद से सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। कश्मीर के शोपियां इलाके में सोमवार को 2 एनकाउंटर चल रहे हैं, जिसमें जवानों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। एक एनकाउंटर शोपियां के तुलरान इलाके में चल रहा है, जहां पर एक घर में आतंकी घेरे जा चुके हैं, जबकि दूसरा एनकाउंटर शोपियां के ही खोड़ी पेड़ा इलाके में जारी है। जानकारी के अनुसार ये एनकाउंटर सोमवार शाम को शुरू हुए, जब शोपियां में कुछ आतंकियों के होने की जानकारी मिली। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। एनकाउंटर का एक वीडियो भी सामने आया है जो कुछ समय पहले का है। वीडियो में जवान आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक घर में 3-4 आतंकी छिपे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने घेर लिया है और ये पिछले 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर
है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि विश्वसनीय इनपुट के बाद शोपियां में 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं और एनकाउंटर तुलरान में चल रहा है। इसमें 3-4 आतंकियों के होने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी पत्रकार को बम से उड़ाया और इलाके में फैल गई है दहशत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने रविवार को बम से हमला कर एक 35 वर्षीय पाकिस्तानी पत्रकार शाहिद जहरी की हत्या कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं ईदगाह स्टेशन के ऑफिसर नदीम हैदर ने डॉन न्यूज़ के हवाले से बताया कि शहीद जहरी मेट्रो 1 न्यूज़ से जुड़े हुए थे और जब वो बलूच प्रांत में अपनी कार से यात्रा कर रहे थे उसी समय उन पर बम से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार इस हमले में टीवी रिपोर्टर जहरी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया गया और बाद में कराची के डॉक्टर ने अस्पताल में जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे मंगलवार को श्रीलंका पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका के अपने समकक्ष जनरल शावेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर 5 दिन के लिए सद्भावना यात्रा पर मंगलवार को श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने सोमवार को ये जानकारी दी है। अपनी यात्रा में जनरल नरवणे के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से मुलाकात करने की संभावना है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं। श्रीलंकाई सेना ने बताया कि बुधवार को जनरल नरवणे को सेना मुख्यालय में सम्मानित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को वो मादुर आयो विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में चल रहे द्विपक्षीय अभ्यास मित्र शक्ति का अंतिम प्रदर्शन देखेंगे। भारत और श्रीलंका ने गत सप्ताह 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया था, जिसका मुख्य ध्यान आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ाना है। 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले अभ्यास मित्र शक्ति के 8वें संस्करण में भारतीय सेना के 120 जवानों ने भाग लिया है। श्रीलंकाई सेना ने बताया है कि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास पारदेशीय आतंकवाद की समझ बढ़ाने, संयुक्त सामरिक अभियान चलाने, एक दूसरे के उत्कृष्ट अनुभवों और प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए तैयार किया गया है। जनरल नरवणे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और उनके यहाँ एक स्मारक पर भारतीय शांति रक्षा बल के युद्ध नायकों को पुष्पांजलि देने की संभावना है। वो उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में 1987 से 1990 तक IPKP में सेवारत रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हालात पर भारत रखे हुए हैं नज़र, तालिबान सरकार पूरी करे विश्व समुदाय की उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नज़र बनाए रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान सरकार से जताई गई उम्मीदों को रेखांकित करते हुए उन्हें ये बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव में सर्वसम्मति से कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों को आश्रय, ट्रेनिंग, प्लानिंग, आतंकियों के वित्त पोषण के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इसमें प्रतिबंधित लश्कर तैयबा व जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का भी जिक्र है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत व किर्गिज रिपब्लिक की अफगानिस्तान के विकास के प्रति एक समान दृष्टिकोण है। तालिबान ने मध्य अगस्त में अफगानिस्तान में पश्चिम देशों की समर्थक पूर्ववर्ती निर्वाचित सरकार को बेदखल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अब उसका पूरे देश पर नियंत्रण हो गया है। पिछले महीने पीएम मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का किसी को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और अपने स्वार्थों की खातिर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूयॉर्क में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए ना किए जाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को किर्गिस्तान पहुंचे थे। वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान व आर्मेनिया के 4 दिन के दौरे पर हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेड इन इंडिया उपकरणों से लैस होगी भारतीय सेना। पीएम मोदी दशहरे पर करेंगे 7 कंपनियों का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 7 नई रक्षा कंपनियों का गठन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आगामी 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी इन कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कंपनियां मौजूदा 41 आयुध फैक्ट्री को मिलाकर बनाई गई हैं। साथ ही नई कंपनियां 100% सरकारी होंगी, लेकिन ये कॉरपोरेट की तर्ज पर कार्य करेंगी। सरकार का मानना है कि नई कंपनियों के गठन से आयुध फैक्ट्रियों का परंपरागत स्वरूप खत्म हो जाएगा तथा नई कंपनियां मौजूदा जरूरतों के अनुसार पेशेवर रूप में कार्य कर सकेंगी। वहीं रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इसी साल जून में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण का फैसला लिया गया था और यहां पर मौजूदा 41 फैक्ट्रियों को उनके कामकाज के हिसाब से 7 हिस्सों में वर्गीकृत कर 7 नई कंपनियां बनाई गई हैं। मसलन एक जैसे कार्य में लगे फैक्ट्री को मिलाकर एक नई कंपनी बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार जो 7 कॉरपोरेट रक्षा कंपनियां 15 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगी, उनमें एक कंपनी पूरी तरह से गोला बारूद एवं अन्य विस्फोटक सामग्री बनाने के कार्य से जुड़ी होगी। इसे म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी कंपनी आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड वाहनों के निर्माण जैसे टैंक तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।